अस्सलाम आवर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। मेरा नाम है साइमा। मेरा नाम है फाखरा। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है हाउ बेंगलुरु बिकम द IT कैपिटल ऑफ इंडिया। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है। इस वीडियो की सजेशन जिसने हमें दी है उसका नाम है सैयद आदिल। बेंगलुरु सिटी पे हम पहले ही रिएक्ट कर चुके हैं। बेंगलुरु जिसके सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे आई के बटन पे भी शो हो रहा होगा। आप यहाँ से भी क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और ये IT हब है पूरे इंडिया की। इसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा अमेजिंग इफेक्ट जो है इस वीडियो में बताए थे और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये IT हब कैसे बना, कैसे ये इंडिया का IT कैपिटल बना। इस वीडियो में हम जानेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और इंस्टा पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत इंस्टा की ID यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बेंगलुरु नाम सुनते ही सामने आती है IT इंडस्ट्री, लेकिन बेंगलुरु देश का IT कैपिटल बना कैसे? इसकी कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स इसमें हमें देखने मिलते हैं। तो इसे अंत तक जरूर देखना और वीडियो शुरू करते हैं। बैंगलोर IT कैपिटल से पहले देश में कुछ और चीजों में महारत हासिल कर चुका था। पहले बैंगलोर बना देश का इलेक्ट्रॉनिक्स कैपिटल, उसके पहले बैंगलोर बना देश का साइंस एजुकेशनल हब और इसकी कहानी शुरू होती है 1800 से। आप में से कई लोगों को पता हो कि जमशेदजी टाटा जो टाटा ग्रुप के फाउंडर है, इन्होंने अपनी जिंदगी में 3 गोल्स रखे थे उनके बिजनेस से अलग। इसमें पहला था एक लग्जरी होटल बनाना जो बाद में जाकर ताजमहल होटल मुंबई बना, एक हाइड्रो पावर प्लांट बनाना जो बाद में जाकर लोनावला के पास में बना गया, और आखिरी इनका सपना था एक अच्छी क्वालिटी का साइंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाना जो इंडिया के लोगों को सर्व करे। इसी तीसरे गोल के लिए इन्होंने लेट 1800s में जमीन देखना शुरू की पूरे देश के अंदर। यहाँ पर फाइनली बैंगलोर का लोकेशन चूज किया गया 2 मेजर कारणों के कारण। पहली बात, ये क्लाइमेटिकली अच्छा था, जियोग्राफिकली एक सही जगह थी, और दूसरी बात, यहाँ पर किसी भी दूसरी तरीके के इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस नहीं था, जिसके कारण ये एक आइडियल स्पॉट बना एक इंस्टीट्यूट सेटअप करने के लिए। इसके लिए उस टाइम के बैंगलोर के महाराजा से इन्होंने परमिशन ली और खुशी खुशी इन्हें सिटी के सेंटर में 372 एकड़ की जमीन दे दी गई। 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना हुई जो उस समय और इनफैक्ट आज भी देश के वन ऑफ द बेस्ट साइंस इंस्टीट्यूट्स में से एक है। देश के सबसे पहले मेजर साइंस इंस्टीट्यूट में से एक होने के कारण काफी सारे लोग देश के हर एक कोने से यहाँ पर आते थे, रिसर्च करते थे, पढ़ाई करते थे, और इस शहर से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हमें बाहर आते हुए नजर आने लगे। इसके कारण एक चेन इफेक्ट शुरू हुआ और दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, पब्लिशर्स, रिसर्च ग्रुप्स, ये सारे के सारे बैंगलोर में अपने आप को स्थित करना शुरू कर दिए, जिसके कारण साल 1930 से लेकर 1950s के बीच में बैंगलोर एजुकेशन के लिए और स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड एजुकेशन के लिए देश का एक कैपिटल बन गया था। अब अराउंड 1960s तक आ गया था। दोस्तों, इस समय पर देश ने कुछ चीजें डिसाइड की थी अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। इसके अंदर डिफेंस कंपनी सेटअप करना, एरोनॉटिकल कंपनी सेटअप करना और हमारी स्पेस एजेंसी ISRO को सेटअप करना शामिल था। इसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्रॉपर लोकेशन ढूंढ रही थी और यहाँ पर भी इनके 3 मेन रिक्वायरमेंट्स थे। एक था क्लाइमेट, दूसरी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी थी कि जंग अगर कभी भी देश में होती है तो ये शहर बॉर्डर इलाकों से बहुत ज्यादा दूर हो और जंग से ज्यादा इफेक्ट ना हो, और तीसरी थी एक एजुकेशनल और हाईली क्वालिफाइड वर्कफोर्स। बैंगलोर ये तीनों चीजें प्रोवाइड कर सकता था। यहाँ पर ऑलरेडी एजुकेटेड लोग थे, बहुत ही ज्यादा वॉर कंडीशन से ये दूर रहता था इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, और क्लाइमेटिकली भी ये बहुत अच्छा था, जिसके कारण रिसर्च लैब सेटअप करने के लिए यहाँ पर रिस्की बिल्कुल भी नहीं था। और 1960s के दौरान यहाँ पर HAL इंडिया, ISRO, इन जैसी हमारी एजेंसीज ने अपने हेडक्वार्टर सेटअप किए, और यहाँ पर इन्हीं बड़ी एजेंसी के कारण कुछ दूसरी हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री सेटअप होना शुरू हुई। और इन्हीं इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स में से काम करने वाले एक पर्सन थे मिस्टर RK बलिगा। मिस्टर RK बलिगा पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के चीफ इंजीनियर हुआ करते थे और बाद में कर्नाटका स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बने और साथ साथ मैनेजिंग डायरेक्टर भी।
इन्होंने मिड 1970s में एक प्लान सामने रखा, एक संकल्पना सामने रखी शहर में एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने के लिए। उस समय इंडिया में कई बार भी इसी तरीके का क्लस्टर हुआ नहीं करता था और इसके लिए इन्होंने कई सारे पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स इन्हें मनाने की, बुझाने की कोशिश, और कई प्रयासों के बाद में इन्हें आखिर 322 एकड़ की जमीन में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने के लिए परमिशन मिल गई। इस सिटी के काम को शुरुआत करने के बाद में अनफॉर्चुनेटली साल 1988 में कम उम्र में इनकी डेथ हो गई और पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सिटी एस्टेब्लिश होने के बाद में ये कभी नहीं देख पाया। लेकिन इन्होंने ऑलरेडी रूट बना दिया था देश को एक आईटी कैपिटल देने का। यहाँ पर उस समय पर बहुत ही यंग इन्फोसिस और विप्रो, इन दो कंपनीज ने अपने ऑफिस शुरू किए जो बहुत ही ज्यादा नॉमिनल और छोटी कंपनीज हुआ करती। इसी के बाद में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, जो आज भी और उस समय पर आज से भी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हुआ करती थी। इनकी कैलकुलेटर्स, माइक्रो प्रोसेसर, वीडियो चिप्स पूरी दुनिया में उस जमाने में बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल पर यूज हुआ करते थे। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया में उस टाइम पर अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहती थी या एटलीस्ट अपनी कुछ चीजें आउटसोर्स करना चाहती थी। इस टाइम पे उन्होंने कई सारे शहरों को अप्रोच किया, लेकिन ज्यादातर मिनिस्ट्रीज इनकी रिक्वायरमेंट समझ ही नहीं पाई और इन्हें कई बार भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। बेंगलोर में यहाँ पर ना सिर्फ ऐसे लोग थे जो इनकी रिक्वायरमेंट्स ठीक से समझ पाते थे, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर इनके लिए 2 आउटसोर्सिंग के लिए कंपनीज अवेलेबल थी और साथ साथ एक एजुकेटेड वर्कफोर्स भी। और यहाँ पर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने अपना पहला ऑफिस शुरू किया लेट 1970s में। अगली दोस्तों जो बड़ी कंपनी बेंगलोर में आई वो थी जनरल इलेक्ट्रिक। उस समय पर विप्रो ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ में एक डील सॉर्ट आउट की थी, जिसके कारण जीई और विप्रो साथ में मिलकर काम करने वाली थी उनके हेल्थ केयर सेक्टर में। इसके लिए जीई ने अपने एक बड़े ऑफिस की स्थापना की बेंगलुरु के अंदर। इन 2-3 कंपनीज को बेंगलोर में आते देखते हुए यूएस के सिलिकॉन वैली में बहुत ज्यादा खबरें फैलने लगी बेंगलोर से रिलेटेड। बेंगलोर का एक बहुत बड़ा नाम हो गया कि अगर इंडिया में कहीं पर भी आपको ऑफिस सेटअप करना है तो बेंगलुरु ही बेस्ट ऑप्शन है। और धीरे धीरे IBM, इंटेल, HP, ओरेकल, इन सारी बड़ी ब्रांड नेम कंपनीज ने बेंगलुरु में अपने ऑफिस स्थित कर दिए और एक नो ब्रेनर बन गया कि अगर इंडिया में आपको कहीं पर भी IT के लिए ऑफिस खोलना है तो बेंगलुरु को छोड़कर कोई भी अच्छा लोकेशन अवेलेबल नहीं रहेगा। दूसरे शहरों में भी उस टाइम पर IT इंडस्ट्री पॉपअप होने लगी थी, लेकिन ये सारे काइंड ऑफ बैक एंड ऑफिसेस हुआ करते थे। यहाँ पर नॉमिनल लेवल पे काम होता था, लेकिन एक्चुअल में जो प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, बोर्ड मीटिंग्स है या फिर जो डायरेक्ट इंटरनेशनल बातें होती थी, उसके लिए बेंगलुरु ही हमेशा से कैपिटल बनता रहा है। और बाकी शहरों की IT इंडस्ट्री बड़ी तो हो गई, लेकिन कभी भी बेंगलुरु के लेवल को मैच नहीं कर पाई। अब दोस्तों यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि बेंगलुरु IT कैपिटल इंडिया के लिए बन गया, लेकिन इंडिया दुनिया में IT कैपिटल कैसे बना, इसकी कहानी भी बेंगलुरु से शुरू होती है। दोस्तों आप में से कई लोगों ने सुना होगा Y2K बग के बारे में। अगर आप में से कोई बहुत ही ज्यादा यंग है तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, एक जमाने में कंप्यूटर्स की प्रोग्रामिंग ऐसे हुआ करती थी कि जो साल होता है उसे सिर्फ 2 डिजिट में रिप्रेजेंट किया जाता था। इसलिए साल 1998 को सिर्फ 98 से रिप्रेजेंट किया जाता था, 99 को सिर्फ 99 से रिप्रेजेंट किया जाता था। लेकिन एक दिक्कत इस टाइम पे ऐसी होगी कि जब साल 2000 आएगा तब कंप्यूटर सिर्फ 2 डिजिट में प्रोग्राम्स होने के कारण वो साल 1900 और 2000 में डिफरेंस नहीं बता पाएंगे, जिसके कारण कई सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स जिसमें स्पेशली फाइनेंस और बैंकिंग प्रोग्राम्स हुआ करते थे वो पूरी तरीके से यूजलेस बन जाते और उनका पूरा का पूरा डेटा बेकार हो जाता। इस बग को सॉल्व करने के लिए बहुत ही बड़े पैमाने पर सॉफ्टवेयर को रीप्रोग्राम करने की जरूरत थी और इसके लिए बहुत बड़ी वर्कफोर्स की जरूरत थी। यूएस में भी ये काम हो सकता था, लेकिन एक ऐसा काम जो बेसिकली रिपेयरिंग का काम है उसके लिए कंपनीज को बहुत बड़ी अमाउंट चुकानी पड़ती थी और यहाँ पर इनके सामने सॉल्यूशन निकल कर आया बेंगलोर। दोस्तों शुरुआती लेट 90s में बेंगलुरु में जो भी ऑफिस सेटअप हुए इनमें से कुछ डेडिकेटेड Y2K बग सॉल्व करने के लिए थे, जिन्होंने एक्चुअल में आउटसोर्सिंग कंसेप्ट इंडिया में शुरू की। कई सारी बड़ी बड़ी कंपनी जो ना सिर्फ यूएस में लेकिन यूरोप में पूरी दुनिया में थी वो बेंगलुरु को अपने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया करती थी और यहाँ की हमारे देश की IT कंपनीज उन्हें Y2K बग सॉल्व कर रिटर्न किया करती थी। इस टाइम तक हमारे देश में बेंगलुरु से अच्छे खासे प्रोग्रामर्स बाहर आना शुरू हो गए थे और दूसरी बात ऐसी थी कि हमारा देश ऑलरेडी मैथ्स में काफी आगे था एज कम्पेयर टू दुनिया का एवरेज। इसीलिए इंडिया में किसी भी फील्ड से आए हुए एम्प्लॉय को प्रोग्रामिंग पढ़ाना, उसमें ट्रेन करना ज्यादा बड़ी मुश्किल नहीं थी, जो कि दूसरे कुछ शहरों में आ सकती है। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा बूम Y2K क्राइसिस के टाइम पे बेंगलुरु में आया। 10,000 एम्प्लॉइज कुछ ही सालों के बीच में IT फील्ड में काम करने लग गए और इस टाइम पे विप्रो, HCL, इन्फोसिस इन जैसे कंपनीज की निकल पड़ी और इसके कारण ये आज देश में जिन कंपनीज के भरोसे ये शुरू हुई थी उनसे भी ज्यादा बड़ी हो गई। और इसके साथ में इंडियन प्रोग्रामिंग में फेथ भी बढ़ गया और आउटसोर्सिंग के अलावा एक्चुअल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, ग्राउंड लेवल से डिजाइनिंग, ये सारी चीजें भी इंडिया में शुरू हो गई
और हमारे यहाँ पे कंसल्टिंग कंपनी शुरू हुई। इसके बाद में बेंगलुरु को और सक्सेसफुल बनाने के पीछे का कारण था स्टार्टअप हब बनना। दोस्तों बेंगलुरु के आईटी कल्चर के कारण यहाँ पर ज्यादातर एम्प्लॉइज जो हुआ करते थे उनकी एज यंग हुआ करती थी बाकी इंडस्ट्री के कारण, क्योंकि ऑब्वियसली कंप्यूटर इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग ये नई फील्ड्स थी, जिसके कारण एक यंग डायनामिक कल्चर जो स्टार्टअप के लिए नेसेसरी होता है वो बैंगलोर प्रोवाइड कर पाया एज कम्पेयर टू बाकी शहर जहां पर पुरानी इंडस्ट्री के कारण कॉर्पोरेट शिल बहुत ज्यादा मौजूद हुआ करती थी। और यहाँ से हमें फ्लिपकार्ट, बाईजूस इन जैसे कई सारे टॉप ऑफ द लाइन स्टार्टअप्स देखने मिले। और ऑलरेडी यहाँ पर फॉरेन कंपनीज होने के कारण फंडिंग के दौरान टाइज बनाने में यहाँ पे दिक्कत नहीं आती थी। और आज भी बेंगलोर सबसे अच्छा शहर है पूरे देश में स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए। आज की अगर बात करें तो बेंगलुरु में DRDO के 12 लैब्स है, 2000 से ज्यादा स्टार्टअप्स यहाँ पर काम करते हैं। देश में 1026 जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स MNC कंपनीज ने सेटअप किए हैं उनमें से 456 बेंगलुरु में मौजूद है। 67,000 छोटी बड़ी IT कंपनीज यहाँ पर रजिस्टर्ड है। देश के सारे IT एम्प्लॉइज में से 35% बेंगलुरु में ही काम करते हैं और पूरे देश की GDP का 10% बेंगलुरु से आता है। और कर्नाटका स्टेट का 87% GDP सिर्फ एक शहर बेंगलुरु में से आज बाहर निकाला जाता है। आज इंडिया दुनिया के 75% IT एक्सपोर्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री में। और आज IT इंडस्ट्री हमारे पूरे देश के GDP के चंक का बहुत बड़ा हिस्सा बनाती है। तो दोस्तों ये रही कहानी बेंगलोर की, कैसे एक नॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूट से ये देश और दुनिया का IT कैपिटल बनते हुए हमें नजर आया और कैसे कुछ चीजें यहाँ पर प्लान थी, फोरसाइट में रखते हुए बनाई गई थी, जबकि कुछ चीजें लक फैक्टर के ऊपर बेस्ड थी। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो के जो बेंगलुरु है वो इंडिया का IT हब, IT कैपिटल कैसे बना। सो इस वीडियो में उन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बातें बताई है कि जो है यहाँ पे जो है IT कंपनी कैसे स्टार्ट हुई और फिर कैसे कैसे जो है यहाँ पे ITs के जो काफ़ी ज़्यादा इंजीनियर्स निकले, IT के काफ़ी ज़्यादा लोग निकले, जो बेंगलुरु है वो कैसे कैसे जो IT कैपिटल बना और उसके बाद जो है कैसे कैसे उसने सक्सेस हासिल की और आज वो मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडिया जाना जाता है IT के लिहाज से। सो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा बातें उन्होंने हमें बताई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है IT कैपिटल से पहले जो है बेंगलुरु सबसे पहले बना था इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल और उसके बाद साइंस एजुकेशनल हब बना था। सो इसकी जो है उन्होंने बोला कि जो स्टोरी है वो 800 से स्टार्ट होती है और इसकी जो शुरुआत है वो जो है जमशेदजी टाटा उन्होंने की थी। वो चाहते थे कि हमारी जो मुल्क है, हमारा जो कंट्री है वो इन फ्यूचर जो है टेक्नोलॉजी बेस पे काफ़ी ज़्यादा आगे जाए। तो इसके लिए उन्होंने ये जो है स्टार्स इनिशिएटिव लिए और उन्होंने जो है उस टाइम के जो महाराजा थे उनसे परमिशन ली और बेंगलुरु में ये काम स्टार्ट किया। बेंगलुरु में इन्होंने इस वजह से किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहाँ पे ऐसी कोई कंपनी, ऐसी कोई मार्केट या कोई भी फैक्ट्री वगैरह नहीं थी बेंगलुरु में। और दूसरी बात ये है कि वो जो बिल्कुल सेफ सिटी है, बेंगलुरु बिल्कुल सेफ सिटी है जिसमें अगर कोई वार वगैरह होती है तो इसको कोई भी इशू मतलब नहीं होता, कोई भी इसको ख़तरा नहीं होता। और इसके अलावा उन्होंने मतलब कि वहाँ पर रिसर्च किया तो वहाँ के जो पीपल थे वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो सब उनको वहाँ पे प्रोवाइड हो रही थी, सब उनको वहाँ पे मिल रही थी। तो इस वजह से जो उन्होंने बेंगलुरु में ये काम स्टार्ट किया IT कंपनीज बनाने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपनी बनी और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कंपनी बननी शुरू हो गई। जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे बेंगलुरु तरक्की करता गया और जो है फिर बहुत सारी जो बाहर की कंपनीज हैं उन्होंने भी यहाँ पे आके ऑफिसेज बनाने शुरू कर दिए। और जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर कोई ये पूछता है वहाँ पे कि IT का ऑफिस कहाँ पे बनाया जाए तो सब यही कहते थे कि जो है बेंगलुरु से अच्छी कोई और लोकेशन नहीं है जहाँ पे जो है ये IT की कंपनी बनाई जाए। तो बेंगलुरु का नाम फर्स्ट पे आता था। और उसके बाद जैसे कि उन्होंने बताया कि टाइम के साथ साथ में भी जो IT के बहुत सारे ऑफिस हैं वो ओपन हुए, बट वो बेंगलुरु से कम ही रहे हैं, बेंगलुरु को बीट नहीं कर पाए। और उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो है अगर बाकी जो सब ऑफिस हैं उनको मतलब सब ऑफिस जैसे होता है वैसे रखा जाता रहा है और छोटे मोटे काम वहाँ पे होते थे, मेन काम जो होता था और अगर कोई मेन डिसीजन लेना है या इंटरनेशनल कोई मीटिंग होनी या कोई भी डिसीजन वगैरह के लिए मीटिंग होनी तो वो बेंगलुरु में ही होती रही है और वो बेंगलुरु में ही होती रही है। और उसके बाद बहुत सारी जो है बाहर की कंपनीज ने यहाँ पे आके अपने ऑफिस बनाए और उन्होंने बताया और 10,000 जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे
थे वो बेंगलुरु में से जो निकल आए थे कुछ दिनों के अंदर अंदर, और उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ के जो लोग हैं ना उनको उनकी मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से उनको जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या प्रोग्रामिंग सिखाना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो बेंगलुरु है वो कैसे, मतलब आईटी हब इंडिया की तो है ही, वो वर्ल्ड में कैसे इंडिया जो है आईटी हब बना, पूरे वर्ल्ड में कैसे जो है इंडिया फेमस हुआ आईटी के लिहाज से। तो उन्होंने ये बताया तो एक बग जो था Y2K, तो उसको जो है इंडिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो थे उन्होंने सॉल्व किया था, और वो मतलब सॉल्व करते हैं जिसकी वजह से जो इंडिया है पूरे दुनिया में जाना जाने लगा, और बहुत सारे लोगों को पता चला इसके बारे में, और पूरी ओवरऑल दुनिया को पता लग गया इंडिया के बारे में कि यहाँ पे भी बहुत अच्छे मतलब कि आईटी की कंपनीज है वगैरह वगैरह सब कुछ, पूरी दुनिया में इंडिया का नाम हो गया। और यही वजह है कि आज भी जो है सबसे ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इंडिया के बेंगलुरु में पाए जाते वो हैं, बेंगलुरु सिटी में है। और उसके बाद उन्होंने ये बोला कि इंडिया जो है टॉप लिस्ट में आने लगा, जो पूरे वर्ल्ड में टॉप लिस्ट में आने लगा आईटी के लिहाज से, और जो है इंडिया की ज़्यादातर जो जीडीपी है वो भी बेंगलुरु से ही आती है, और बहुत सारे जो है फॉरेनियर पीपल जो हैं बाहर के कंट्रीज़ के पीपल भी यहाँ पे आके रहते हैं, यहाँ से एजुकेशन लेते हैं। सो ये बहुत बड़ी बात है। और ये वीडियो मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हमें इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंफॉर्मेशन है हाँ। कि बेंगलुरु ने कैसे तरक्की की, कहाँ से शुरू किया, और अब वो कहाँ पे वर्ल्ड में उसका नाम आता हाँ, है, पूरे वर्ल्ड में नाम आता है और जाना जाता है। इस वीडियो से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि बेंगलुरु बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि जो लोग हैं हाई स्टैंडर्ड वाले लोग रहते हैं ज़्यादातर। इस सिटी में जो कंपनीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। सो वाकई में ही वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।